हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझा, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में पढ़ा, उसके हेडलाइंस मैंने बता दिए थे, क्या क्या बुलेट पॉइंट्स आपको याद करने हैं। आज की क्लास में हम गवर्नमेंट बजट के बजट रिसिप्ट का कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सपेंडिचर और डेफिशिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा हमारा। चलिए विदाउट डिले क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास की एक छोटी सी क्विक रिकैपिंग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। और फिर फिर हमने पढ़ा था लाइक जो गवर्नमेंट बजट का, हाँ, मीनिंग हो गया था हमारा। इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे हमने, है ना। बजट के हमने ऑब्जेक्टिव वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो गया, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है। और ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव थे। 6-7 ऑब्जेक्टिव मैंने कहे थे कि बच्चों याद कर लेना ध्यान से, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ा। इसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन के बारे में बात की है। ठीक है। और जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक में, फिर बाकी हमने फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस देखा। ठीक है। नॉन टैक्स में जिसमें हमने फीस हो गया, फाइन्स हो गया, एस शीट हो गया, आपका स्पेशल असेसमेंट हो गया। ठीक है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम 2G एंड 3G लाइसेंस का हो गया, ग्रांट और डोनेशन का डिस्कस किया था। ये सब नॉन टैक्स के हो गए। कोई लाइन वाइज याद करने हैं तो मेन मेन क्या था मैंने बताया था, मीनिंग याद करना है, ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं, वो साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस देखना है। ठीक है। और जो टैक्सेस की वैरायटी पढ़ाई है वो सब बाद में आपके ये नॉन टैक्स कलेक्शन में 7 बुलेट पॉइंट्स इसके हो गए, तो ये बुलेट पॉइंट्स याद करने हैं आपको। कितना पोर्शन आपके होमवर्क में था। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में दो चीजें होती हैं। देखिए, पहले तो उसका मीनिंग समझेंगे, कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट सिंपल सा है। ये एक ऐसी कमाई होती है, एक ऐसा पैसा होता है जिससे सरकार के ऊपर उधारी चढ़ती है। क्या चढ़ती है? उधारी। क्योंकि उधार लेते हैं तो उधारी चढ़ेगी। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, इससे गवर्नमेंट की एसेट्स कम होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर्टी बेच के कमाएगी सरकार तो एसेट कम होगी। तो यानी सर ये पैसा दो तरीके से आता है। पहला, हम या तो उधार ले लेते हैं, उधार लेते हैं तो लायबिलिटी चढ़ती है, या हम अपनी प्रॉपर्टी बेच देती है गवर्नमेंट, अपना कोई इंडस्ट्री बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा तो मिल गया बट एसेट हाथ से चली गई। देखो, एक होता है कि नॉर्मल काम करके पैसे कमाना, टैक्स से कमाना, नॉन टैक्स से कमाना, वो ठीक है। बट जब आप उधार लेते हो, जब आप कहीं से लोन लेते हो, क्या लेते हो? आप लोन लोगे या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दोगे, क्या कर दोगे? आप कोई प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल कर दोगे। भाई लोन लोगे, उधारी चढ़ेगी। प्रॉपर्टी बेचोगे तो प्रॉपर्टी घट जाएगी। तो दो मेन फीचर्स होते हैं जब भी आप इसका मीनिंग लिखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इसमें दो बातें जरूर लिखना कि इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट रिड्यूस होती है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। बुलेट पॉइंट पे ध्यान देना। देखो, ये एग्जांपल पार्ट है। इसमें सरकार लोन ले रही है, आप लिख सकते हो इसमें सरकार अपनी, जैसे अभी हाल फिलहाल में सरकार ने अपनी एयर इंडिया सेल कर दी थी, तो उससे पैसा आया ही होगा। ठीक है। तो सरकार क्या करती है? सेलिंग इट शेयर। सर कंपनी ना, सरकार इसके जो शेयर्स होते हैं वो सेल कर देती है। शेयर बिक गए यानी कंपनी बिक गई भाई, सीधी सी चीज है। जिसने ज्यादा, उसने 100% शेयर खरीदे, मालिकाना हक उसने खरीद लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, लोन लिया, उधारी चढ़ी, प्रॉपर्टी बेची, पैसा आया, दोनों केस में पैसा आएगा। बट एक केस में उधारी चढ़ेगी, एक में प्रॉपर्टी चली जाएगी हाथ से। ठीक है। आगे देखते हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये पैसा आता कहाँ कहाँ से है? इसके मेन तीन सोर्सेज हैं, तीनों याद करने हैं। पहला है रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा है उधार लेना, और तीसरा है अदर रिसिप्ट। सरकार के पास कैपिटल रिसिप्ट के तीन पैसे आते हैं, मतलब तीन जगहों से पैसे आते हैं। अभी रिकवरी ऑफ लोन का फंडा क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में याद रखना बच्चों, रिकवरी ऑफ लोन क्या है समझना। मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है। और इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट का। ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो मान लो गवर्नमेंट ने, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट है। सपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उधार दिया, लोन दिया। क्या दिया? लोन। क्या दिया? लोन दिया। बदले में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करेगी कि नहीं करेगी? सर बिल्कुल करेगी। अब यहां पर बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया,
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उधार मतलब इंटरेस्ट ब्याज भरेगी, क्यों भरेगी? अब लोन लिया तो ब्याज तो भरना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पता है क्या है? एक एसेट है। ये जो पैसा दिया है ये एसेट है। एसेट क्रिएट कह सकते हो, एसेट क्रिएट हुई है। क्या हुई है? एसेट क्रिएट हुई है। कैसे एसेट क्रिएट हुई सर? अरे भाई हमने लोन दिया, हमको टाइम टू टाइम ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक एसेट क्रिएट हुई, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद, कुछ, हाँ, ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा सर? कुछ समय के बाद ये होगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कहेगी कि भाई मेरा पास पैसा आप क्या करो, वापिस करो। या स्टेट गवर्नमेंट ही कहेगी भैया अपना लोन पकड़ो, ठीक है। ये लोन क्या कर देंगी, ठीक है। हम्म, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अपना लोन का पैसा वापस ले लेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो एसेट है, जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। सर एसेट क्यों रिड्यूस हो जाएगी? एसेट क्यों रिड्यूस हो जाएगी? एक्चुअली एसेट इसलिए रिड्यूस हो जाएगी, क्या अब, आज हमने हमने अपना लोन का पैसा वापस ले लिया, क्या अब हमें ब्याज मिलेगा? अब बच्चे सोचने पड़ जाएंगे कि ब्याज मिलेगा नहीं। अरे काहे बात का ब्याज भाई? स्टेट गवर्नमेंट से तुम बोलोगे कि लाओ अब हमें इंटरेस्ट दो, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी जब तुम्हारा पैसा हमने वापस कर दिया तो काहे बात का इंटरेस्ट मांग रहे हो हमसे? अब आप हमसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो इसी को एसेट गिनना कहते हैं। पहले एसेट क्यों थी? क्योंकि महीने पे ब्याज आ रहा था, तो एसेट थी वो। बड़ा एसेट क्या हो गई, खत्म। तो देखो, पैसा तो तुम्हें वापस मिल गया, अपने लोन का पैसा मिल गया। एसेट इसलिए घट गई क्योंकि अब आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट, अब आपको, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट कवर नहीं कर पाओगे। तो यही है सिनारियो कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अपना पैसा वापस ले लेती है, जब ये पैसा वापस आ जाता है तो इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। तो रिकवरी ऑफ लोन में पैसा मिलता है, एसेट चली जाती है, बिकॉज ऑफ ब्याज मिलना क्या हो जाएगा, बंद। तो यही बात इसमें एक्सप्लेन की गई है, रिकवरी ऑफ लोन। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू दी स्टेट गवर्नमेंट, पहले वो लोन देती है, वो विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। और लोन क्यों देती है भाई? स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होंगे। दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब ये लोन वापस लिया जाएगा, एसेट ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस, एसेट्स कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली दीज आर द क्लासिफाइड एज ए कैपिटल रिसिप्ट, इसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। मतलब अभी जो ये पैसा आया ना, ये जो अभी अभी जो ये पैसा हमारा आया, वेट मिनट बच्चों, हाँ, अभी ये जो पैसा आया रिकवरी ऑफ लोन, इसे क्या बोल सकते हो सर? इसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोन का पैसा वापस ले लेगी, रिकवरी ऑफ लोन को ही कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट कहता है। इसमें एसेट इसलिए घट जाती है क्योंकि ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हिसाब कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को उधार देती है और जब उधार का पैसा वापस लेती है, उसे उस रिकवरी ऑफ लोन को कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब आगे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, इससे एसेट गिर जाती है। मैंने आपको पहले ही कह रखा है, कैपिटल रिसिप्ट में दो खूबियां होती है, या तो उधारी चढ़ेगी या तो एसेट गिर जाएगी। इस केस में जो पैसा आया, इसमें क्या हुआ? क्या उधारी चढ़ी? नहीं नहीं सर, हमने तो लोन का पैसा वापस दिया है। तो इस केस में एसेट गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि अब आगे उस स्टेट गवर्नमेंट से हमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बॉरोइंग्स, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार उधार लेती है जरूरत पड़ने पर। कहाँ कहाँ से उधार लेती है? जनता से लेती है, ठीक है, आरबीआई से लेती है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सर कहाँ से लेती है? फॉरेन गवर्नमेंट से लेती है, ठीक है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लेती है, जो दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक है वहां से ले सकती है। तो बाहर से तो मल्टीपल सोर्सेज है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आप किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से मांग लो, वहां के सेंट्रल बैंक से लोन ले लो। तो वहां पे भी बहुत सारे सोर्सेज है। तो ये सब सोर्सेज है जहां से हमारी सरकार उधार लेती है। पैसा तो मिल जाता है, बट क्या क्रिएट होती है सर? लायबिलिटी। पैसा तो मिल जाएगा,
इस बोरोविंग के बाद पैसा तो मिल जाएगा, पर क्या क्रिएट हो जाएगी सर? क्रिएट होगी यहाँ पर उधारी। ये कहीं से भी आप उधार लो, कहीं से भी लो, चाहे जनता से लो, आरबीआई से लो, या बाकी देश से ले लो, आपके सर पे उधारी तो चढ़नी ही चढ़नी है, ठीक है ना? ये दूसरा पॉइंट हो गया, पैसा लेना, ठीक है। तीसरा, सरकार क्या करती है? अदर एसेट में डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए, अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकार कई बार क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस है उनके शेयर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के जो शेयर है, जो सरकार की इंडस्ट्रीज हैं, वो किसको बेच देती है? प्राइवेट सेक्टर को, कि खरीद लो। पैसा आ जाता है, पैसा तो आ जाएगा प्रॉपर्टी बेचने के बाद, बट आपके हाथ से क्या चली जाएगी? आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो तीन केसेस में आप समझना, जब रिकवरी ऑफ लोन किया तो फिर वहां पे एसेट चली गई, उधार लिया, पैसा आया बट उधारी चढ़ गई, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा आया बट आपकी प्रॉपर्टी चली गई। तो तीन पॉइंट होते हैं हमारे कैपिटल रिसिप्ट में, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग्स और अदर रिसिप्ट। इन तीनों से जब पैसा आता है, या तो उधारी चढ़ती है या एसेट चली जाती है। आई आपको तीनों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। मैंने आपको बताया था इसमें नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी। क्यों सर? अरे ये पैसा जो होता है ये टैक्स का होता है भाई, टैक्स का, और नॉन टैक्स का पैसा होता है ये। इससे कोई आपकी एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इधर आ जाओ, इस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, क्योंकि ये पैसा आपका कहां से आता है? ये आता है रिकवरी ऑफ लोन से। कहां से आता है? रिकवरी ऑफ लोन से आता है, ठीक है। बोरोविंग से आता है, उधारी लेकर आता है, ठीक है। या अदर रिसिप्ट होती हैं। अदर रिसिप्ट में क्या होता है कि सरकार प्रॉपर्टी बेच देती है, अपनी शेयर बेच देती है उनके। ये तीन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, बट यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें जो एसेट और लायबिलिटी है ना तो बढ़ता है ना घटता है। यहाँ पर एसेट कम हो जाती है और उधारी बढ़ जाती है। भाई इसमें इसलिए इंपैक्ट नहीं आता है क्योंकि टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा है, काहे बात की उधारी, कुछ नहीं है। यहाँ एसेट्स कम हो जाती है। अभी अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एसेट कम हो जाती है। रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो जाती है। उधारी कब चढ़ती है? जब हम बोरोविंग्स में उधार लेते हैं जाकर, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। जहां कहीं कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आगे सिग्निफिकेंस देखते हैं। इससे कोई फ्यूचर बर्डन नहीं चढ़ता, ये हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की कमाई है। इससे बर्डन चढ़ता है फ्यूचर में, ठीक है। हायर रिवेन्यू रिसिप्ट एज ए टैक्स और पॉइंट टू बी, देखो ये हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं, मतलब जिस देश की टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन अच्छी है, मतलब कह सकते हो उसकी इकोनॉमी काफी हेल्थी, कह सकते हो बहुत सही इकोनॉमी है। बट ये तो भाई पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है आपके देश की। अगर आपके देश में पैसा कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये पैसा जो सोर्स ये सोर्स ऑफ मनी ये अच्छा है? नहीं है भाई। उधार मांग के कमाना, प्रॉपर्टी बेच के कमाना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपकी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है देश की। तो जिस देश का कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ऑब्वियसली पुअर हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रिसिप्ट हो गया हमारे, बजटेड रिसिप्ट हो गए जिसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ लिया। हमने सरकार के कमाई के जितने भी सोर्सेज थे वो सारे पढ़ लिए। रिवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स पढ़ा, और कैपिटल एसेट में हमने बोरोविंग्स पढ़ा, रिकवरी ऑफ लोन पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा। यही सरकार के मोटे मोटे कमाई के सोर्सेज है। खर्चे देख लेते हैं कि सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो बजटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग दी फ्यूचर ईयर। सरकार एक साल में जो खर्चे करने की प्लानिंग करती है ना, एस्टिमेटेड, मतलब यहाँ पे भी एक अनुमान है, ये भी एक अनुमान है कि इतना खर्च करेगी सरकार, है ना, आने वाले सालों में। पिछले का तो रिकॉर्ड होता ही है, मैंने बताया था बजट में, पर आने वाले साल में जितना खर्चा करने का प्लानिंग कर रही है सरकार कि हाँ मैं इस सेक्टर में इतना खर्च करूंगी, इस सेक्टर में इतना खर्च करूंगी, तो उसका बजटेड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। लाइक बजटेड रिसिप्ट, जैसे बजटेड रिसिप्ट होता है कि एक साल में हम कहाँ कहाँ से कितना कमाएंगे, वैसे ही खर्चा होता है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपका बजटेड रिसिप्ट था रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, वैसे आपका बजटेड एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी पहला हमारा जो टास्क होने वाला है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या खूबियां होती हैं? देखिए, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, इससे कोई एसेट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? जो सर खर्चा किया है, मतलब हमने कोई खर्चा किया है, हमने कोई खर्चा किया है, जरूरी नहीं है कि उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदे।
खर्चे बहुत तरह के होते हैं, इससे हमारी कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, ये पहला फीचर है। एक फीचर मैं और बता देता हूँ तुरंत ही। दूसरा फीचर है, इससे कोई हमारी उधारी नहीं खत्म होती, ना उधारी खत्म होती है ना एसेट क्रिएट होती है। वैसे एसेट क्रिएट क्यों नहीं होती है? क्योंकि ज्यादातर सरकार पता है कैसी चीजों पे पैसा खर्चा करती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ओल्ड एज पेंशन देना लोगों को, जो 60 साल से ऊपर वाले, उनको पेंशन देना, सैलरी देना, स्कॉलरशिप देना बच्चों को, ठीक है। ये सब डेली बेसिस के सरकार के खर्चे हैं। हॉस्पिटल के खर्चे, हेल्थ हेल्थ पे जो हो गए, या स्कूलों पे जो खर्चा हो गया, मतलब जो सैलरी देना हो गया, ठीक है। डिफेंस में जो खर्चा, डिफेंस का तो खर्चा रल करके चलो चलो, लाइक जो डेली बेसिस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के खर्चे हो गए, स्कॉलरशिप बांटना, सैलरी देना एम्प्लॉयज की, सरकार के भी इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको सैलरी देनी होती है, ओल्ड एज पेंशन, मल्टीपल स्कीम चल रही है, वहां खर्चा कर रही है सरकार। तो क्या इन खर्चों से सरकार की कोई एसेट बन रही है? नहीं सर, एसेट कैसे बन सकती है? तो नॉर्मल बेसिस के खर्चे हैं, सरकार के डेली बेसिस के खर्चे हैं, तो उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा, इससे कोई उधारी नहीं खत्म होती। ठीक है, अब उधारी क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि सरकार, इससे उधारी इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार होता ऐसा है कि एक्सपेंडिचर बाय ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द कॉप द नेचुरल क्लैमिटी के वक्त सरकार उधार दे देती है, पैसा दे देती है, लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक के टाइम पे, डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर, दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको ऐसे समझना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मैं एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सरकार ने अभी ब्याज दिया, क्या दिया? ब्याज दिया। सरकार ब्याज क्यों भर रही है? मैंने आपको बताया था ना, कई बार सरकार कैपिटल रिसिट में बॉर्विंग्स करती है, उधार लेती है, कभी जनता से, कभी आरबीआई से, कभी बाकी देशों से उधार लेती है। जब हम उधार लेते हैं और उसके ब्याज की पेमेंट करते हैं, क्या ब्याज पे करने से उधारी खत्म हो जाएगी? सर ब्याज पे करने से मतलब ये तो इंटरेस्ट पे हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल कहाँ जा रहा है? जब आप प्रिंसिपल पे करोगे तब समझ में आएगा ना। अभी आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने कोई प्रिंसिपल पे किया नहीं, आपने प्रिंसिपल पे नहीं करा, तो सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट पे करा। इंटरेस्ट पे कर देने से, इंटरेस्ट पे कर देने से क्या आपकी उधारी कम हो जाएगी? नहीं सर, उधारी कैसे कम हो जाएगी जब तक प्रिंसिपल नहीं उतरेगा। तो इसलिए ना हमारे ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी देना, स्कॉलरशिप देना, ओल्ड एज पेंशन देना, मल्टीपल स्कीम्स चलाना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, जो उधार लिए पुराने जो उधार ले रखे हैं उसे ब्याज भरना। ना तो इससे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होगी है, ना इससे सरकार की कोई उधारी खत्म होगी। उधारी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ब्याज भर रहे हो, ब्याज भरने से उधारियां खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये तो आप हमेशा पे करते रहोगे। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसमें एसेट बनती है भाई, इसमें एसेट भी बनती है, ठीक है, और इसमें इसमें रिडक्शन इन लेवल, उधारी भी कम होती है। अब सर एसेट कैसे बनती है? सरकार एसेट इसलिए बनती है क्योंकि सरकार इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, सैलरी वैलरी नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। सरकार से बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हो गए, हाईवे हो गए, ब्रिजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट करती है जहां से पैसे का सोर्स बन जाए, इनकम का सोर्स बन जाए। हमारी सरकार भी ऐसा करती है, नई इंडस्ट्रियां खोलती हैं, रोड हाईवेज बनाती है, तो वहां पे टोल टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इस केस में जब सरकार ऐसा कुछ खर्चा करने लगती है और इससे उसकी इनकम का एक सोर्स बनता है, जैसे इक्विटी और शेयर ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टी कॉर्पोरेशन परचेस बाय द गवर्नमेंट। कई बार हमारी बाहरी कंपनियों के शेयर जो होते हैं, इक्विटी शेयर जो होते हैं, वो कौन खरीद लेता है? गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो मान लो अगर सरकार ने ही किसी बाहरी कंपनी को खरीद लिया, तो अगली बार जो वो मतलब अगर कंपनी हमने किसी की परचेस कर ली, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो किसका हो जाएगा? सरकार का। तो क्या ये जो खर्चा किया सरकार ने, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या ये फालतू खर्चा था? नहीं सर, इससे तो एसेट क्रिएट हुई, क्योंकि अब सरकार को क्या मिलेगा? सरकार को, कहने का मतलब है, जो भी कंपनी कमाएगी वो प्रॉफिट इसके गले में जाएगा। मान लो इंडिगो जो है, अगर वो सरकार खरीद ले, या कोई एयरलाइन सरकार खरीद ले, तो जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसका होगा? सरकार का। इससे एसेट क्रिएट होती है, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, उधारी क्यों घटती है? क्योंकि हम ब्याज नहीं पे करेंगे, अब हम पे करेंगे, अब हम पे करेंगे प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। हम सीधा लोन ही खत्म कर देंगे, लोन ही निपटा देंगे, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट ही निपटा देंगे, लो खत्म। इससे क्या होगा? मानता हूं खर्चा हुआ, पैसा गया, अब उधारी क्या हो गई? उधारी क्या हो गई? ठीक है, तो आप इस पे छोड़ो, आप यहां से समझ जाओ। जैसे उसके पिछले केस में क्या था, वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उधारी घट नहीं रही थी, तो इंटरेस्ट ही पे कर दिया, इससे उधारी खत्म हो गई। तो अब आओ दोनों का एक मिक्सअप देख लेते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस वो है जिससे ना तो कोई प्रॉपर्टी बनती, ना उधारी कम होती है। प्रॉपर्टी इसलिए बनती है, सरकार फालतू खर्चे कर रही है, फालतू तो नहीं कह सकते, सोशल वेलफेयर है,
ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिससे कुछ बनना बनना है नहीं। कोई ओल्ड एज पेंशन देने से सरकार को कोई इनकम होगी? अगर ओल्ड एज पेंशन भरेगी, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो 60+ है, उनको जब सरकार पेंशन देती है, क्या उससे कोई रिटर्न में कुछ आता है उनके पास? नहीं। कहाँ से आएगा? सैलरी देने पे कुछ आता है? नहीं आता ना। तो इससे कोई, ये कोई एसेट नहीं है, ठीक है, ये कोई एसेट नहीं है। क्या सरकार की उधारी कम होती है? ये ब्याज भरने से उधारी कम होती है? नहीं सर। उसके बाद अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इससे सरकार की एसेट जनरेट होती है, यस। कई बार कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर खरीद लेती है, कंपनी ही खरीद लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, हाईवे रोड बनाती है, जहां से सरकार को इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद इससे उधारी क्यों कम होती है? उधारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम होती है क्योंकि सरकार प्रिंसिपल चुका देती है। तो रिवेन्यू और कैपिटल में यही फर्क है, ठीक है ना। रिवेन्यू सारे हो गए सरकार के नॉर्मल बेसिस के खर्चे हो गए, जिसमें ना तो कोई एसेट बनती है ना उधारी कम होती है। ये सरकार के ऐसे खर्चे होते हैं जिससे उधारी कम भी होती है और एसेट बनती भी है। एसेट इसलिए बनती है क्योंकि सरकार खरीदती है प्रॉपर्टी, और उधारी से कम होती है क्योंकि सरकार प्रिंसिपल रिपे कर देती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ खर्चे प्लानिंग होते हैं, कुछ नॉन प्लान होते हैं। देखो प्लानिंग खर्चे वो होते हैं जो प्लानिंग करके करती है सरकार, जैसे हाईवे रोड ब्रिजेस वगैरह। क्या सडनली बन जाते हैं? कोई प्लानिंग ही बना लेगा? अरे भाई बड़ा खर्चा होता है, बड़ा बजट निकलता है इसमें, और अच्छी खासी प्लानिंग होती है। अच्छा, जो प्लानिंग खर्चे ना हमारे जो है, सरकार ज्यादातर ऐसे जो खर्चे होते हैं वो स्पेसिफाई प्लान और प्रोग्राम्स पे करती है, वो भी डेवलपमेंट पे। जो ये इससे डेवलपमेंट भी तो होता है देश के अंदर, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है सरकार और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। सर रिवेन्यू और कैपिटल कैसे? जैसे ये खर्चे तो कैपिटल हो गए सर, क्योंकि इनसे तो जो हाईवे ब्रिज बना, इससे तो कुछ ना कुछ इनकम कर जनरेट करेगी सरकार, तो कैपिटल हुए। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो सरकार ने कोई स्कीम चलाई, कोई स्कीम चलाई, इस स्कीम के तहत सरकार क्या कर रही है? लोगों को रोजगार दे रही है। क्या दे रही है? रोजगार। ज्यादातर सरकार की जो स्कीम्स है विदाउट प्लानिंग चलती है, बस ऐसे ही बैठे बैठे बना दी, नहीं ना। ज्यादातर सरकार ने जो भी कोई प्लानिंग बनाई होगी, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट मैंने अभी डिस्कस किया था हाल फिलहाल में, जैसे मान लो सरकार ने अभी चलाई है VBG राम राम जी, ठीक है, VBG राम जी, VBG राम जी, ये सरकार की स्कीम थी, MG नरेगा के प्लेस पे लाई गई। तो सरकार ने ये जो प्लान लाया होगा, ये MG नरेगा समझ लो। तो सरकार जो ये जो प्लानिंग, ये जो प्रोग्राम ला रही है, ये लॉन्च कर रही है, रोजगार देने के लिए कर रही है, क्या खर्चा नहीं होगा? अच्छा, ये जो खर्चा होगा इन प्रोग्राम्स वगैरह पे, क्या ऐसे कोई प्रॉपर्टी की रेट और उधारी कम होगी? नहीं सर, ये तो मतलब सरकार के नॉर्मल बेसिस के खर्चे हैं। आए दिन प्रोग्राम चलाना, उन्हें रन करना, ये तो सरकार के लिए आम बात होती है। बट ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्लानिंग में आते हैं, सरकार प्लानिंग करके इनको करती है, और खर्चा तो रिवेन्यू हुआ। अच्छा सर, ऐसी स्कीम पे जो खर्चा हुआ वो रिवेन्यू होता है? अरे हाँ भाई, रिवेन्यू ही होता है, क्योंकि ऐसी स्कीम पे पैसा लगाने से सरकार को रिटर्न में कोई, मतलब कोई पैसा कमाई वमाई नहीं होने वाली है, ना उधारी कम होने वाली है, तो रिवेन्यू ही खर्चा हुआ। यानी एक बात समझ में आ गई, प्लानिंग खर्चों में कैपिटल खर्चे भी होते हैं, और सरकार मल्टीपल तरह की स्कीम चलाती है तो रिवेन्यू खर्चे भी होते हैं। तो ये हो गया प्लानिंग, जो सरकार स्पेसिफाइड प्लान और प्रोग्राम के तहत करती है। तो आपको दो बातें इसमें लिखनी होंगी जब भी आएगा, कि सरकार ज्यादातर ऐसे, ये जो प्लानिंग एक्सपेंडिचर होते हैं किसी स्पेसिफाइड प्लान में प्रोग्राम में होते हैं, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चा होता है, ठीक है। अब आओ नॉन प्लान। नॉन प्लान खर्चे होते हैं सडनली, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं करती सरकार, जैसे डिफेंस पे खर्चा, लॉ ऑर्डर पे खर्चा। सर क्यों इनके लिए प्लानिंग? अरे ये डेली बेसिस के खर्चे हैं, डिफेंस पे डेली खर्चा होना है, हर महीने खर्चा होना है, लॉ ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखना है, इस पे कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है भाई, ये फिक्स है। जैसे हमारे घर में कुछ खर्चे फिक्स होते हैं ना, तो हमारे घर में कैसे खर्चे, जैसे राशन का, दवाई का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, मल्टीपल खर्चे फिक्स है। देखो हमारे कौन से खर्चे ऐसे प्लानिंग वाले होते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, ये प्लानिंग के खर्चे होते हैं कि हाँ आप खरीदेंगे, पैसा जोड़ेंगे। और ये जो डेली बेसिस से साबुन दाल जो भी अनाज आ रहा है घर के अंदर, क्या इनके लिए कोई प्लानिंग चाहिए होती है? तो डेली बेसिस के, जैसे सरकार के लिए कुछ खर्चे से डेली बेसिस के होते हैं, जिसे नॉन प्लान खर्चे कहते हैं, ठीक है। फिर रूटीन फंक्शनिंग होती है सरकार की। क्या होती है? रूटीन फंक्शनिंग गवर्नमेंट की होती है, जिसमें सरकार आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे लॉ ऑर्डर पे खर्चा, डिफेंस पे खर्चा, सब्सिडी पे खर्चा सरकार करती रहती है। इसके सरकार को कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आए दिन इन खर्चों पे ऐसा लगता रहता है सरकार का। तो उसे लिख देना, ठीक है, बुलेट पॉइंट पे फोकस करना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे अब बजटेड एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिए। ऐसे खर्चे होते हैं जैसे लाइक इंटरेस्ट पे करना हो गया, सब्सिडी देना हो गया, डिफेंस के आइटम पे खर्चा हो गया, रिवेन्यू है। क्यों? ना तो एसेट बनेगी, ना उधारी घटने वाली है इससे। अभी इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ। कैपिटल में जैसे लैंड बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इक्विपमेंट परचेस करना, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, लोन चुकता कर देना, लोन लोन रिपे कर देना। लोन रिपे करने से क्या होता है सर? उधारी कम हो जाती है। तो सर ये लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदने से क्या होता है? एसेट जनरेट होती है। मैंने बताया था ना, इसमें एक अच्छी चीज क्या होती है, इसमें जो एसेट होती है वो बढ़ती है, और जो लाइबिलिटी है वो घटती है, क्योंकि हम उधार दे देते हैं, किसी का पैसा जो लिया होता है वो लौटा देते हैं, तो उधारी घट जाती है और एसेट जनरेट होती है, इसे कैपिटल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसमें जो एसेट है या लायबिलिटी है, इन दोनों पे ही कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, इन दोनों पे कोई भी इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, ना घटने का और ना ही बढ़ने का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। प्लानिंग नॉन प्लान में बता दिए, प्लानिंग खर्चे होते हैं जो सरकार प्लानिंग करके करती है, उसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों होता है। नॉन प्लान में सरकार रूटीन खर्चे करती रहती है, जैसे डिफेंस, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, सब्सिडी देना, सैलरी देना। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, रिवेन्यू बजट के अंदर क्या होता है कि आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। मतलब इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट, टैक्स और नॉन टैक्स वाली कमाई, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती और उधारी नहीं घटती। कैपिटल बजट में आपके आते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट सरकार की कमाई हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा। कैपिटल रिसिप्ट कहाँ कहाँ पैसा कहाँ से आता था, याद करो बच्चों। सरकार कैपिटल रिसिप्ट का जो पैसा सर आता था, बोरोविंग से आता था, आपका अदर रिसिप्ट से, डिसइन्वेस्टमेंट से आता था, रिकवरी ऑफ लोन से आता था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे एसेट भी बनती है और उधारी भी कम होती है। ठीक है बच्चों, अब सुनना, रिवेन्यू बजट डज नॉट इम्पैक्ट, इससे सरकार की कोई एसेट और लायबिलिटी पर फर्क नहीं आता, ना तो रिसिप्ट से ना एक्सपेंडिचर से। रिसिप्ट नॉर्मल टैक्स और नॉन टैक्स की कमाई होती है भाई। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिंट पे लिख देता हूँ, बता देता हूँ। ये टैक्स और नॉन टैक्स की कमाई का एक कॉम्बिनेशन होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ये टैक्स और नॉन टैक्स का जो पैसा होता है, आप खुद ही सोच के देखो, जो नॉन टैक्स का ये पैसा है, क्या सरकार प्रॉपर्टी बेच के ला रही है, क्या सरकार उधार मांग के ला रही है, तो क्यों एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के डेली बेसिस के खर्चे, क्या सरकार इसमें कोई प्रॉपर्टी खरीदी ना उधारी निपटा रही है, इससे एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार कोई एसेट नहीं खरीदती ना उधारी निपटाती है, तो एसेट लायबिलिटी पे यहाँ पे भी इंपैक्ट नहीं आता। बट कैपिटल रिसिप्ट पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार की लायबिलिटी और एसेट पे इंपैक्ट आते हैं, इन पे इंपैक्ट आते हैं भाई, यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आता है। बजट डज नॉट इम्पैक्ट, यहाँ पे क्यों आते हैं, देखो कैपिटल रिसिप्ट का पैसा आप याद करो कहाँ कहाँ से आता है, याद है आप सबको। सर बोरोविंग्स में याद है, बोरोविंग, उसके बाद था रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, आर लिख दिया मैंने उसको। और अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट में याद है, हाँ सर अदर रिसिप्ट भी हमें याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स बेच देना, पैसा पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, और पैसा रिसीव करना। तो ये सब सोर्सेज से या तो एसेट जा रही है या उधारी चढ़ रही है, आ रही है ना, एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे एसेट खरीदना, एसेट पे इंपैक्ट आया। देखो बात समझना, कैपिटल रिसिप्ट में ये अदर रिसिप्ट और ये रिकवरी ऑफ लोन था, इसमें एसेट घट रहा था। क्यों, क्योंकि आप एसेट को बेच रहे हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट को खरीद रहे हो। ठीक है, इस केस में घट रही है और इस केस में बढ़ रही है। अच्छा, अब और समझना, देखो बोरोविंग्स में मिला, बोरोविंग्स में उधारी बढ़ रही है, तो वही कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम कई बार प्रिंसिपल पे कर देते हैं तो उधारी घटती है। कैपिटल रिसिप्ट पे सरकार की एसेट घटती है, कहीं बना बना देते हैं ना बच्चों। जो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है सीआर, इसमें या तो एसेट घटता है या लायबिलिटी बढ़ता है। ठीक, डन। बट अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, इसमें एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है। देखो ये तो कमाई का सोर्स हुआ कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें सरकार अपनी एसेट बेच के पैसा कमाती है, उधार लेके पैसा कमाती है, तो एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगा। और इसी के अलावा जो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें सरकार एसेट खरीदती है, लायबिलिटी रिपे कर देती है, मतलब प्रिंसिपल पे कर, तो यहाँ पर एसेट बढ़ता है और घटता है। अब आप खुद ही नोटिस करो, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारी एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर बिल्कुल आ रहा है। यहाँ इंपैक्ट आ रहा है, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं है, ना तो खर्चे से ना कमाई से। ठीक है बच्चों, चलो आगे। सरकार ये खर्चा जो करती है रिवेन्यू एक्सपेंस का, ये इससे ना समाज में वेलफेयर होता है। क्या होता है, वेलफेयर होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, हाँ, इससे देश की जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि सैलरी देने से, ओल्ड एज पेंशन देने से सरकार जो ये खर्चा करती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सरकार का जो खर्चा है, मैं बता देता हूँ। जो रिवेन्यू एक्सपेंस है सरकार का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंस जो है आपका, लॉ ऑर्डर पे खर्चा करना, डिफेंस पे खर्चा करना, सैलरी देना, पीएफ पेंशन देना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्चा करना। कैसे कोई प्रॉपर्टी बन रही है, उधारी कम हो रही है, नहीं, बट समाज का भला तो हो रहा है ना सर, हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, स्कूल फैसिलिटीज मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। तो ये खर्चा होगा तभी तो देश के अंदर वेलफेयर होगा, बशर्ते जीडीपी नहीं बढ़ेगी भाई। प्रोडक्ट इससे इससे कहीं भी देश की ना प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। डिफेंस पे खर्चा करने से, हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करने से, या फिर ओल्ड एज पेंशन दे देने से सरकार की कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से वर्क नहीं कर रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है। पर यहाँ पे जीडीपी बढ़ती है, तो सरकार यहाँ पे कैसे जीडीपी बढ़ती है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मैंने आपको बताया, सरकार क्या खरीदती है, एसेट खरीदती है, एसेट खरीदती है, प्लांट मशीन बिल्डिंग कंपनियां खरीद लेती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाएगी सरकार उसको, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, जब रेवेन्यू रिसिप्ट आपके देश में ज्यादा होगा, ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, कम होगा। ये आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है। जिस देश में रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन ज्यादा है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कैपिटल रिसिप्ट बिल्कुल भी अच्छा पैसा नहीं होता, ये उधारी का पैसा, प्रॉपर्टी बेच के कमाया जाता है। जब आपके देश में ये पैसा कम होने लगेगा और टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन का पैसा ज्यादा होने लगेगा, आपकी देश को ग्रोइंग इकोनॉमी कहेंगे। इट्स अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी देश में टैक्स की कलेक्शन ज्यादा अच्छी है, सरकार को प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ रही है, ठीक है, सरकार को उधार लेना नहीं पड़ रहा है। बट इसी के अपोजिट चले जाओ, अगर आपके यहाँ कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो जाए अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये आपकी बैकवर्ड इकोनॉमी का सिंबल। अगर आपके देश में टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो आर आ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट, आपकी कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा हो रहा है। टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन आपकी, ये जो प्रॉपर्टी बेच के कमाने से ज्यादा है, तो आप टैक्स से ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। देखो प्रॉपर्टी बेचना अच्छी बात नहीं है भाई, इसलिए ना ये ग्रोइंग इकोनॉमी का सिंबल है। बट वही अगर उल्टा हो जाए, यहाँ पर उल्टा हो जाए, आपका कैपिटल रिसिप्ट आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, तो भाई कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा होने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी बेच के कमा रहे हो, ये आपके लिए बैकवर्ड इकोनॉमी का सिंबल है। यानी आपके देश में टैक्स नॉन टैक्स की कलेक्शन अच्छी नहीं है, टैक्स से नहीं कमा पा रहे हो, आप प्रॉपर्टी बेच के कमा रहे हो, ऐसा तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी देश की सारी, कंगाल हो जाओगे। तो ये बैकवर्ड इकोनॉमी का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये एक बार डिफरेंस देख लेना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंड डेली बेसिस के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार एसेट क्रिएट करने के लिए लगाती है। देखो इससे कोई एसेट पे इंपैक्ट नहीं आता लायबिलिटी पर, बट इस पे आता है, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इससे ना तो एसेट बढ़ती है ना तो घटती है, बट इसमें एसेट बढ़ती है और उधारी घटती है। एसेट इसलिए बढ़ती है क्योंकि एसेट खरीदी जाती है, और लायबिलिटी इसलिए घटती है क्योंकि प्रिंसिपल रिपे किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। डिफरेंस समझ में आया मोटा मोटा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अगला डिफरेंस क्या है, सरकार ये खर्चा करती है वेलफेयर के लिए, ठीक है। सरकार जो भी ये खर्चा करती है, लाइक कहने का मतलब है पेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, समाज में सिर्फ भला लाने के लिए करती है, ठीक है। इससे जीडीपी पे इम्पैक्ट नहीं आता, बट इससे जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है क्योंकि सरकार प्रॉपर्टी खरीदती है, इंडस्ट्रियां खरीदती हैं, फैक्ट्री खरीदती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है और जीडीपी बढ़ती है। देखो अगर आपके देश में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ओल्ड एज पेंशन पे ज्यादा खर्चा होगा, सैलरी वगैरह पे खर्चा होगा, तो ये बैकवर्डनेस की निशानी होती है। अब मैं देखो, मैं वैसे तो नहीं कहना चाहता, बट जिस देश में सरकार अधिकतर पैसा अपना ये हेल्थ, एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, सैलरी, डिफेंस, इन सब पे बहुत खर्च करेगी, वो अपनी जीडीपी पे ध्यान नहीं दे पाएगी, है ना। वो ऐसी चीजों पे खर्चा नहीं कर पाएगी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जिससे इनकम सोर्सेज बढ़े, जीडीपी बढ़े। इससे ना आपकी इकोनॉमी बैकवर्डनेस की ओर जाएगी, पीछे चलती जाएगी। पर अगर आप यही खर्चा कैपिटल करते हो, अगर आप हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे हो, आप जीडीपी पे भी ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमी है इन्फ्लेशनरी गैप से निकल जाएगी और जीडीपी भी क्या हो जाएगी, आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी। वैसे मेरा एक ओपिनियन है, दोनों ही खर्चे अपनी जगह ठीक है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे यहाँ ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा होगा, हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज पेंशन, सैलरी, डिफेंस, लॉ ऑर्डर, खर्चा होगा। पर सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी ध्यान देना है, और सरकार दे भी रही है क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ेगी देश की, ठीक है। तो मोटा मोटा डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आएंगे घाटे। ये घाटा हो गया, पर घाटा कैसे हो गया है, अपना देखो, जब सरकार के, बात को समझना, जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाएं कमाई से, बात को समझना, जब सरकार के खर्चे सरकार की कमाई से ज्यादा हो जाए, यानी कि एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम, तब समझ लो आपको क्या हुआ है, तब आपको घाटा हुआ है। क्या हुआ है, घाटा। अब कैसे, देखना, बात को समझना, खर्चे हम दो तरफ के करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, ये दोनों खर्चे हैं हमारे। कमाई दो तरह की है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। दो खर्चे हैं, दो कमाई के सोर्सेज हैं, खर्चे रेवेन्यू कैपिटल दोनों है, और कमाई रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट दोनों है। जब हमारे खर्चे, ये दोनों खर्चे, यानी बोले तो जिसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और इन दोनों को कहते हैं टोटल रिसिप्ट, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपकी रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, दोनों खर्चे इन दोनों कमाइयों से ज्यादा हो जाए, तो घाटा हुआ इकोनॉमी में। क्यों भाई, खर्चा जहां ज्यादा और कमाई कम, वहां तो घाटा होना ही होना है, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो इसको थोड़ा यहां समझ लेते हैं। देखो मान लो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो 4,000 करोड़ है, एक एग्जाम्पल ले लेना,
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,000 करोड़ है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, जो आपकी टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर कहते हैं, शॉर्ट में समझना बच्चों, ठीक है। मान लो ये 2,000 है, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट आपकी 1,000 करोड़ है। ये तो दोनों हुए, ये जो दोनों हुए, इससे तो आप कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये आपका? ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये आपके टोटल रिसिप्ट है। ये क्या है? आपके टोटल रिसिप्ट। अब आप कंपैरिजन कर लो, देखो डेफिशिएट कैसा हुआ, ठीक है। जब आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, माइनस करके देखो एक बार पहले तो। खर्चों का टोटल कितना है सर? खर्चों का टोटल हमारा जो है वो अराउंड जा रहा है 10,000। 10,000, 10,000 तो खर्चे हुए। और कमाई कितनी है? सिर्फ 2 और 1, 3,000। जब आपके देश में खर्चे ज्यादा और कमाई कम होंगे तो क्या आएगा? ये आएगा डेफिशिएट। ये आएगा डेफिशिएट, ये आएगा घाटा। हुआ ना घाटा? ऐसे ही घाटा होता है, ठीक है। अब मैं आपको ना डेफिशिएट की कुछ वैरायटी समझाता हूँ, जिसमें पहली वैरायटी है आपका रिवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेफिशिएट में हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ डेफिशिएट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर का फिक्स ही है क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आप यहाँ से समझना, याद रखना, ठीक है। यहाँ से एक फिक्स है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। सबसे पहला घाटा है रिवेन्यू डेफिशिएट है। पर इसमें क्या होता है, जो सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या हो जाता है? ज्यादा। रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या हो जाता है? मान लो सरकार ने, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर पे किया गया खर्चा, मान लो ये 6,000 का खर्चा किया सरकार ने और कमाई सिर्फ 1,000 हुई है। टैक्स और नॉन टैक्स की कलेक्शन सिर्फ 1,000 है और खर्चा कितना है? 6,000 है। तो बताओ घाटा कितना हुआ? घाटा हुआ सर 5,000 करोड़ का। अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानते हो ना आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर का खर्चा, लाइक सैलरी देना, पेंशन का खर्चा, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, लॉ ऑर्डर पे जो किया गया खर्चा है वो है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स भी आती है और नॉन टैक्स भी आता है, इसे याद रखना बस। जब आपकी टैक्स और नॉन टैक्स की कमाई कम पड़ जाए और खर्चे ज्यादा हो जाए तो जो पहला घाटा होता है इसे रेवेन्यू डेफिशिएट कहते हैं। तो रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला याद आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये पहला वो हुआ घाटा, ठीक है। अब आओ इम्प्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। देखो सरकार, घाटा हो जाता है, मान लो घाटा हो गया, अब घाटा भरने के लिए सरकार क्या करेगी? उधार लेगी। क्या लेगी? उधार। घाटा भरने के लिए उधार लिया जाता है, ठीक है। देखो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिशिएट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। सरकार, देखो दो तरीके हैं इसको ठीक करने के। ये जो 5,000 का भी घाटा हुआ 5,000 करोड़ का, अब इसको सरकार ठीक करने के लिए दो तरीके अपनाएगी। पहला तरीका, सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी। क्या करेगी? सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी या सरकार फंड रेज करेगी, आम भाषा में उधार लेगी, ठीक है। पहला तरीका ये खर्चा कम करना, पहला तरीका तो ये है खर्चा कम करना, खर्चा कम करना। सर अब ऑब्वियसली ये घाटा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा खर्चा 6,000 करोड़ था। तो अब 6,000 करोड़ खर्चा था, खर्चे, अब भाई सरकार ये खर्चा कहाँ कर रही है? लॉ पे, डिफेंस पे, ओल्ड एज पेंशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन्हीं पे तो खर्च कर रही है खर्चा। सरकार इन खर्चों में कटौती करेगी, ठीक है। तभी तो ये घाटा क्या होगा? कम होगा। तो सरकार खर्चे कम करेगी। और आपको पता ही खर्चे कैसे होते हैं? हेल्थ पे होते हैं, एजुकेशन पे होते हैं, ये सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। इससे देश का सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? सर सोशल वेलफेयर तो कम होगा। अगर सरकार ने खर्चे कम कर दिए लॉ, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब्सिडी पे, तो ऐसे तो देश में जो सोशल वेलफेयर सरकार कर रही है वो तो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो एक दिक्कत तो आएगी, आगे आगे आएगी। दूसरा, सरकार उधार ले रही है, और सरकार उधार लेगी तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो क्रेडिट है सरकार का, वो क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, क्रेडिट कम क्यों हो जाएगा? सरकार का क्रेडिट वर्थनेस देखो, जो ज्यादा उधार लेता है उसका क्रेडिट मार्केट में गिर ही जाता है। जैसे हर कोई बोल देगा ना कि इसने पहले से 4-10 लोगों से उधार ले रखा है, इसको उधार मत देना। तो सरकार अगर इस उधार मतलब घाटे को भरने के लिए उधार लेती है तो इससे क्या होता है? सरकार की जो क्रेडिट वर्थनेस है वो गिर जाती है, सरकार की क्रेडिट वर्थनेस गिर जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार एक तरीका और अपनाएगी, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? एसेट्स बेच दो, पब्लिक एंटरप्राइज
करंट प्राइस सेल करना, सेल कर दो। ये तीसरा तरीका है। देखो मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। सरकार पहला तरीका अपनाएगी, खर्चे कम करेगी। दूसरा है तो उधार ले लेगी या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देगी। प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे घाटा भर देगी। अब इससे क्या होगा, अगर सरकार प्रॉपर्टी बेचेगी, बेचेगी किसको, प्राइवेट सेक्टर को। अगर सरकार अपनी ऐसी प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर को बेचती गई तो जो फॉरेनर्स हैं जो खरीदेंगे उनका हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल वापस से क्या हो जाएगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा। आई होप आपको इंप्लीकेशन समझ में आए। खर्च कर रही कम तो सोशल वेलफेयर कम होगा, उधार लेगी तो क्रेडिट गिरेगा, प्रॉपर्टी बेचेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी वो हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल करके बैठ जाएंगे। तो भाई बुरे प्रभाव तो है ही। अगर सरकार के ये घाटे ऐसे चलते रहे तो ये इम्पैक्ट तो आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है, फिजिकल डेफिशिएट। ये कैसे निकाला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर में सरकार कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आता है सर। देखो मैं आपको इसको अलग से समझा देता हूँ। ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट है। ठीक है, ये फिजिकल डेफिशिएट है। ये निकलता कैसे है समझना बच्चों। इसको निकालते कैसे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। जब हमारे टोटल खर्चे, यहाँ पे बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं, दोनों खर्चे। सर दोनों खर्चे कौन कौन से, देखो दोनों खर्चे में कौन कौन से खर्चे, दोनों खर्चों में कौन से, दोनों खर्चों में हमारे दोनों, दोनों मतलब एक रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल, दोनों खर्चे आएंगे। अब दोनों, जब खर्चों की बात हो रही है तो दोनों खर्चे आएंगे हमारे। ठीक है, और रिसिप्ट में भी सरकार सर दोनों आ जाएंगे। हाँ, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और एक कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों आ जाएगा। बस यहाँ पे एक बात ध्यान क्या देनी है, बात को बहुत ध्यान से समझना। जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से आता है। सर हमें याद है, आप मत बताना, हम बताएंगे। तो बताओ बच्चों कहाँ कहाँ से आता है पैसा। सर पहला आता है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, सरकार लोन का पैसा वापस मांग लेती है। दूसरा सोर्स क्या है, बोरविंग, उधार लेती है सरकार। क्या लेती है, उधार। तीसरा है, एक रिकवरी ऑफ लोन है, दूसरा बोरविंग्स है, और तीसरा क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अदर अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट। बट इसमें एक बात का ध्यान देना, ये बोरविंग का पैसा आपको नहीं लेना। ओके, हमें समझ में आया सर। खर्चों में तो दोनों खर्चे लेने हैं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों लेने हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई बदहजमी नहीं है आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमको वन टाइम में क्लियर हो गया सर। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आ जाएगा। टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल से दोनों आएगा, बट रेवेन्यू रिसिप्ट में तो आपको पता ही है ये पैसा कहाँ से आता है। सर ये पैसा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, हम बताएंगे ये आता है टैक्स से और नॉन टैक्स से। ठीक है, पर जो ये कैपिटल रिसिप्ट का पैसा है ना, ये आता है रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरविंग और अदर रिसिप्ट। यानी रिकवरी ऑफ लोन, जब लोन का पैसा वापस ले लो, अदर रिसिप्ट में प्रॉपर्टी बेच दो, और बोरविंग उधार ले लो। आपको उधार का पैसा यहाँ पर नहीं लिखना है, बात खत्म। फिजिकल डेफिशिएट निकालने का सिंपल सा खर्चे में से आपको कमाई माइनस करनी है। खर्चे में दोनों खर्चे लेने हैं, कमाई में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों कमाइयां ले लेनी है, कैपिटल रिसिप्ट में आपको दो लेनी है, एक को करना है इग्नोर। क्या करना है, इग्नोर। इसे आपको नहीं चुनना, इसे आपको हटा के चलना है। तब आपका फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला तैयार होगा। कब आएगा आपके जैसे फिजिकल डेफिशिएट। ठीक, अब एक चीज और समझना, एक तरीका और है फिजिकल डेफिशिएट को निकालने का, इसको बोरोविंग के भी इक्वल रख देते हैं। सर बोरोविंग के इक्वल, हाँ। अब आपको पता है बोरोविंग कहाँ कहाँ से होती है, चलो बताओ बच्चों बोरोविंग कहाँ कहाँ से होती है। सर हमें पता है, हम बताते हैं आपको, हम पैसा कहाँ कहाँ से उधार लेते हैं। सर पहला जो पैसा सोर्स है उधारी का, वो जनता से है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई से है, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से है, मतलब बाहर से तो कहीं से भी ले लो, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तीन सोर्सेज हैं हमारे पास सर, हम तीन सोर्सेज से पैसा उठाते हैं। ठीक है, ये तीन सोर्सेज से पैसा उठाते हैं, पब्लिक से, आरबीआई से और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से उठाते हैं। हम इन तीन सोर्सेज से पैसा उठाते हैं।
तो कभी कभी फिजिकल डेफिशिएट को बोरोविंग्स के इक्वल भी मान लिया जाता है। देखो पहला फॉर्मूला तो ये है कि आप खर्चों में से रिसिप्ट घटाओ, खर्चों में रेवेन्यू कैपिटल दोनों ऐड करना होगा, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट लिखना होगा, कैपिटल रिसिप्ट को भी लिखना होगा, पर कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग का पैसा शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तरीका और है, अगर फिजिकल डेफिशिएट ना, अगर ये डिटेल ना हो, ये सब डिटेल ना हो, तो इसके प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल डेफिशिएट को बोरोविंग्स के इक्वल भी कर सकते हो। ये तीन चीजों को जोड़ोगे, जब आप पब्लिक के और आरबीआई के, रुकना एक मिनट, रुकना है बच्चों। ठीक है, जब आप ये तीन खर्चे जब आप ऐड अप कर दोगे, पहला पब्लिक वाला और ए वाला, ये जब आप तीन खर्चे ऐड अप कर दोगे, ठीक है, ये तीन खर्चे जब ऐड अप कर दोगे तो बोरोविंग का पैसा आ जाएगा, वो फिजिकल डेफिशिएट के इक्वल हो जाएगा। ये तो थियोरेटिकल पार्ट था का, मैं इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर बनाऊंगा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो सिखाएंगे। अभी ये फॉर्मूला रट लो बच्चों, ठीक है। चलो, आपको फिजिकल डेफिशिएट समझ में आया। अच्छा, फिजिकल डेफिशिएट याद रखना, प्राइमरी डेफिशिएट तो पहला था, प्राइमरी डेफिशिएट हमारा पहला था, ये दूसरा डेफिशिएट है फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, ये दूसरा डेफिशिएट है। ठीक है, और सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन हमने कहाँ रखी है इसकी, यहाँ रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करना, इस पेज का ना एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और रिमेंबर रखना, इसको याद रखना, और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि फिजिकल डेफिशिएट का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ये है अल्टरनेटिव मेथड है, ये मेथड, ये समझ लो इसका अल्टरनेटिव मेथड, ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बताया ना मैंने आपको, फिजिकल डेफिशिएट, कई बार ना फिजिकल डेफिशिएट इज द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ए ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट। इसे कई बार ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट भी कहते हैं। कई बार उस तरीके से फॉर्मूला नहीं निकलता, तो तरीका ये भी है कि जो हम आरबीआई से उधार ले रहे हैं, अब्रॉड से ले रहे हैं, या फिर कहीं से भी उधार आ रहा है, इनको भी अगर आप जोड़ दोगे तो आपका ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट आ जाएगा। मतलब कई बार लोन के पैसे को भी आप ऐड कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट मिल जाएगा, या फिजिकल डेफिशिएट मिल जाएगा। आप इसके आगे एक वर्ड लगा देना, ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट। ओके, ठीक है। चलो, हाँ, हमारा जो भी घाटा होता है वो एक एमसीक्यू बनेगा एग्जाम में बच्चों, हम उसको हमेशा जीडीपी की परसेंटेज के तौर पे शो करते हैं, ये एमसीक्यू में बन जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो उसको तैयार करना, जब भी हमारा, हम जो भी घाटा रिप्रेजेंट करते हैं या पब्लिक को बताते हैं, कहीं सरकार हमेशा अपने घाटों को जीडीपी की परसेंटेज के तौर पे बताती है, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बनेगा, इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे, चलो चलो, इम्प्लीकेशन, जैसे रेवेन्यू डेफिशिएट के इम्प्लीकेशन थे, इसके भी इम्प्लीकेशन है। तो बाबू मैं आपको एक एक इम्प्लीकेशन बहुत आराम से समझाता हूँ। बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई इज ऑफ्टन लिंक विद द लिंक टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इससे महंगाई आएगी, क्या आती है, महंगाई इकोनॉमी में आती है। ठीक है, कर सकते हो, महंगाई आती है। पर क्यों आती है अभी हम पढ़ेंगे। देखो, सरकार उधार लेती है, सरकार उधार लेती है घाटा भरने के लिए, उधार का पैसा मार्केट में जाता है, और मार्केट जो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो महंगाई। बात को दोबारा समझना, सरकार ने घाटा हुआ, अभी फिजिकल डेफिसिट का घाटा हुआ, जिसमें भी टोटल कमाई खर्चों से, सॉरी टोटल खर्चा टोटल कमाई से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सरकार इस घाटे को भरने के लिए, सरकार इस घाटे को भरने के लिए उधार लेगी, उधार का पैसा मार्केट में फ्लो करेगा, मार्केट में फ्लो करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई आ जाएगी। अभी इस चीज को और से समझ लेंगे। सरकार उधार लेना स्टार्ट करती है, क्या लेगी, उधार, क्या लेगी, मैंने आपको बताया ना, उधार लेगी, क्या लेगी, उधार, आरबीआई से लेगी। ठीक है, फिर वो पैसा सप्लाई होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, इससे जनरल, देखो अभी इसी ऊपर वाले को मैंने नीचे से अच्छे से समझा रखा है, ये महंगाई का जाल बना कैसे, इस प्रोसेस को यहां से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकार उधार लेगी, आरबीआई से ले, कहीं से भी ले। ठीक है, दो तीन सोर्सेज है, ये जो पैसा है ये क्या होगा, ये सप्लाई होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ही आएगा पैसा सप्लाई होके, तो पैसा सप्लाई होगा तो इससे क्या होगा, कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती है ना एक्चुअली, कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो जनरल प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, लीड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, बन गया इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखो, उधार का पैसा इकोनॉमी में आया, इकोनॉमी से चीजों के दाम, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो दाम बढ़ने लग गए, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। बात को समझना, देखो होता क्या है, देखो जब मनी फ्लो होता है इकोनॉमी में, पहले तो मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो कहाँ होगा, मनी फ्लो होगा इकोनॉमी में, मनी फ्लो अगर इकोनॉमी में होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मनी फ्लो अगर इकोनॉमी में होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो जो ईडी है वो क्या होगा, ईडी क्या होगा, बढ़ जाएगा ईडी। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो जनरल प्राइजेस हैं, जनरल प्राइजेस हमारे बढ़ जाएंगे, जनरल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सप्लाई भी तो बढ़ सकती है। देखो पहले डिमांड बढ़ता है ना तो एकदम सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो पहले जब डिमांड बढ़ता है ना, जब कंपटीशन बायर में बढ़ता है तो होगा क्या, ये जो बायर कंपटीशन छेड़ रहे हैं
इन बायर के कंपटीशन के चक्कर में ना चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, तो दाम बढ़ने लग जाएंगे ना, समय के साथ सप्लाई नहीं बढ़ पाई तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, एक महंगाई का जाल तैयार होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल तैयार होगा। ठीक है, तो बस इसी को डिफाइन किया था। तो पहला जो दिक्कत है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है। याद रखना, रिवेन्यू डेफिशिएट के इम्प्लीकेशन आए ना आए, फिस्कल डेफिशिएट के ये जो इम्प्लीकेशन है भाई, मैं इसको रेड पॉइंट कर रहा हूँ, प्लीज इसे अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन बना तो वो यही होगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बना तो यही इंप्लीकेशन होंगे, प्रभाव होते हैं। मतलब कि इस घाटे के बाद क्या होगा, घाटा तो हो गया, फिजिकल डेफिशिएट हो गया, अब उसके आगे के नतीजे क्या निकलेंगे। तो पहला नतीजा होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बनेगा। ठीक है, दूसरा नतीजा क्या होगा, दूसरा नतीजा होगा कि उधारी चढ़ेगी। क्या चढ़ेगी, जो हमारे ज्यादातर हम अपनी इनकम का पैसा कहाँ यूज करेंगे, उधारी निपटाने में करेंगे। क्यों, अपना पैसा कमाई का जो हम कमाएंगे उधारी निपटाने में लगाएंगे। अरे उधार लोगे तो निपटाना भी पड़ेगा ना, और निपटाओगे तो आपकी कमाई का पैसा तो उधार निपटाने में लग जाएगा। तो नेशनल डेब्ट, कर्जा चढ़ेगा, कर्जा चढ़ेगा तो इनकम तो लगेगी उधारी निपटाने में, पास डेब्ट पे करते रह जाओगे। तीसरा प्रॉब्लम है, आप एक हाई फिजिकल डेफिशिएट और लो जीडीपी ग्रुप। देखो, आपके देश में घाटा ज्यादा होगा, आपके देश में घाटा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा घाटा होगा आपकी जीडीपी उतनी कम होगी। तो ऐसा क्यों, घाटे से जीडीपी का क्या लेना देना, मैं समझाता हूँ। देखो, हाई डेफिशिएट हुआ, ठीक है, हाई डेफिशिएट से क्या होता है, जो जीडीपी होती है ना वो स्लो पड़ जाती है। क्यों, अ, और, जब डेफिशिएट ज्यादा होता है तो जीडीपी और कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर पता है क्या लिंक होता है, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि डेफिशिएट से जीडीपी कैसे कम होती है। देखो, सरकार, घाटा होता है तो क्या होता है कि सरकार की कमाई का मैक्सिमम हिस्सा घाटा भरने में लग जाता है, घाटा भरने में लग जाता है। सरकार देश की प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दे पाती, जिससे देश की जीडीपी क्या हो जाती है, कम। जीडीपी कम होगी तो अगले साल की कमाई और कम होगी, और खर्चे ज्यादा, अगले साल का फिर घाटा। फिर क्या होगा सर, अगर फिर समझना, इसको ऐसे समझते देखो, हाई फिजिकल डेफिशिएट, अगर घाटा, जिसे कहते हैं घाटा, घाटा ज्यादा हुआ, घाटा ज्यादा होगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार जो इनकम हुई, जो जीडीपी है, उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो क्या करेगी, पास्ट डेब्ट को भरने में यूज करेगी। है, सरकार अपना ज्यादातर कमाई का हिस्सा घाटे को भरने में यूज करेगी। तो ये तो पहला पॉइंट, अब घाटा तो भर दिएगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जब घाटा भरने में यूज करेगी तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं तो सरकार ध्यान नहीं दे पाएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज अगर हमारी कम हो जाएंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज अगर हमारी कम हो जाएंगी, अगले साल की जो जीडीपी आएगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई एक्टिविटीज पे तो टिका जीडीपी, जीडीपी गिर जाएगा, यानी अगले साल हमारी इनकम क्या होने वाली है, कम। इनकम कम होने वाली, और खर्चे तो वैसे भी हर साल क्या हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, कमाई कम होगी, घाटा और बढ़ेगा, घाटा और बढ़ेगा, सरकार और उधार लेगी, उधार को भरेगी, और उधार भरेगी तो और कमाई का हिस्सा उधार में चला जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी और गिर जाएगी, और गिरेगी, जीडीपी और गिरेगी, कमाई गिर जाएगी, खर्चे और बढ़ते चले जाएंगे, घाटा और बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है हमारा बीसीएस साइकिल, घाटा होगा, जीडीपी गिरेगी, जीडीपी जितनी गिरेगी घाटा और बढ़ेगा आगे साल। तो जो ये सर्कल है ना, फंस जाएगी हमारी इकोनॉमी इन सब चीजों में। तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा बुलेट पॉइंट है क्राउडिंग आउट, इसका इंपैक्ट मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, सरकार अपना घाटा भरने के लिए पैसा लेगी पब्लिक इन्वेस्टर से। किससे लेगी, जो देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बाय दी गवर्नमेंट और इनटू हाई फिजिकल डेफिशिएट के वजह से सरकार ना उधार लेना स्टार्ट कर देती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर से लेती है पैसा, किससे लेती है, प्राइवेट इन्वेस्टर से ले लेती है पैसा। तो प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा ले लिया घाटा भरने के, मैंने आपको बताया था 3 सोर्सेज हैं उधार लेने के, एक तो जनरल पब्लिक है, आरबीआई है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और आरबीआई को तो हटा दो। देखो, जो सरकार जब बोरविंग करती है, बात को समझना, जब सरकार बोरविंग करती है, सरकार के पास 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो होती है पब्लिक, एक होता है आरबीआई, ठीक है, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी सिर्फ एक मिनट, मैं अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ पब्लिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात को समझना बहुत ध्यान से।
मैं अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूँ इसकी। सरकार जब बोरोविंग्स करती है, पब्लिक में कौन, आम जनता तो देगी नहीं उधार, हम कहाँ से दे पाएंगे सरकार को उधार? इन्वेस्टर देते हैं। कौन देते हैं? इन्वेस्टर, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। ऐसे लोग जिनके पास तगड़ा पैसा होता है। पैसा क्या होता है इनके पास? दबा के अच्छा पैसा रखते हैं ये सब, इनके पास पैसा अच्छा होता है, ये देते हैं उधार। सरकार को उन्होंने उधार दे दिया। सरकार तो वैसे भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रही है, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो कर्जा भरने में लगा रही है। जो इन्वेस्टर थोड़ी बहुत प्रोडक्शन एक्टिविटी कर भी रहे हैं, जब सरकार इनसे पैसा ले लेती है उधार भरने के, ऐसा नहीं कि देगी नहीं, बाद में दे देगी, बट प्रेजेंट में इनके पास फंड क्या हो गया? अगर इनके पास भी फंड कम हो जाएगा, उधार देगी, सरकार को उधार दे देंगे, ये सरकार को उधार दे देंगे, इनके पास फंड कम हो जाएगा, तो ये जो फैक्ट्री वगैरह चलाते होंगे, ये जो भी कंपनियां चलाते होंगे, वहां प्रोडक्शन गिर जाएगा। थोड़ी बहुत जो जीडीपी बची होगी ना, वो भी क्या हो जाएगी? खत्म। देश के जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर इन्होंने भी अपना पैसा सरकार को दे दिया, इन्होंने पैसा सरकार को दे दिया, इनके पास फंड कम हो जाएगा, इनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी गिर जाएगी, जो थोड़ी बहुत जीडीपी बढ़ रही है वो भी गिर जाएगी। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट, यानी हम तो डूबेंगे, भाईजान आपको भी साथ में लेके डूबेंगे। सरकार तो कह रही है हम तो डूब ही रहे हैं, हम सरकार तो कह ही रही है कि हमारा तो बुरा हाल है ही, कर्जा भरने के लिए हम तुम्हारा सहारा लेंगे, तो हमें उधार दे दो, बाद में ले लेना। उधार से आपकी भी जेब खाली होगी, आप भी प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, जीडीपी बढ़ा ही नहीं पा रही हूँ, आप भी नहीं बढ़ा पाओगे। इसी को क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, चलो थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना आगे। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिट, देखो मार्केट में सरकार की जो क्रेडिट है ना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि सरकार घाटा भरने के उधार लेगी, जिससे क्रेडिट मार्केट में गिरेगा, जिससे देखो अगर डेफिसिट हाई होता है तो इस पे पहली बात ना पहाड़ चढ़ जाता है देश के ऊपर नेशनल डेब्ट का। किस पे? देश के ऊपर नेशनल डेब्ट का पहाड़ चढ़ जाएगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल मनी मार्केट, इरोड का मतलब हो गया जो क्रेडिबिलिटी है हमारी सरकार की वो गिर जाएगी, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों जगह पे हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा, लोग हमको उधार दे देना, सरकार को उधार देना नहीं चाहेंगे। अगर क्रेडिट रेटिंग गिरता है सरकार का of the government and economy is lowered owing to lower credit rating, global investors start withdrawing। तो अगर सरकार का रेटिंग गिर गया ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे देश में आ रखे हैं ना, वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे इस इकोनॉमी से। क्या कर लेंगे? जिससे जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ना देश छोड़ के निकलना स्टार्ट कर देते हैं फिर, यार इस देश की तो रेटिंग खराब है, ठीक है, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी यहाँ की सरकार जब खुद ही डूबी पड़ी है। ठीक है, तो briefly, fiscal deficit must not be allowed to rise beyond manageable limit, about 3% GDP considered to be manageable। तो कहते हैं जीडीपी का 3% अगर आपका फिजिकल डेफिशिट है तो ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में आपकी जीडीपी का 3% तक अगर फिजिकल डेफिशिट हुआ है तो ठीक है, मैनेजेबल है, हो जाएगा। बट अगर इससे ज्यादा जा रहा है आपका घाटा, जीडीपी के इस परसेंट ज्यादा जा रहा है, तो खतरे के निशान से अब चल रही है बात ऊपर। ठीक है, अब आपकी सरकार को दिक्कत होने वाली है, घाटा भरने के उधार लेगी, रेटिंग गिरेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर भाग जाएंगे यहाँ से भाई, छोड़ छाड़ के देश को। ठीक है, देश की जीडीपी और गिर जाएगी, तो इसे कहते हैं। चलो ठीक है, अगला 8 पॉइंट सिचुएशन, जीडीपी ग्रोथ जो आपकी लो हो जाएगी और देश में फिर बेरोजगारी आ जाएगी और इकोनॉमी स्लिप कर जाएगी स्टैग्नेशन में, और विदाउट एफडीआई के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर तो। ठीक है ना, तो यही सब कहानी थी। अब तीसरा एक घाटा होता है, ये इन्फ्लेशनरी के 7 घाटे थे, मैं आपको फिर रिकैप करा देता हूँ। फिजिकल डेफिशिएट के ना हमारे ये इंप्लीकेशन थे। पहला था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई आएगा, देश पे नेशनल डेब्ट का कर्जा चढ़ेगा, हम एक हाई फिजिकल डेफिशिएट के सर्कल में फंस जाएंगे, हम तो डूबेंगे ही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डूब जाएंगे हमारे साथ, और गवर्नमेंट का क्रेडिट खराब होगा, इन्वेस्टर छोड़ के देश भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ कितने हो जाएंगे बच्चों? हाँ, ये 5वां पॉइंट था, ये हमारा 5वां पॉइंट था इसका। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने और एक्सप्लेन करने, वेल एक्सप्लेन करने हैं। बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये आपके यहाँ से 3 से 4 नंबर आज की क्लास में हो गए फिक्स। फिक्स हो गए, पेपर दिखाना भाई, पेपर में दिखा दूंगा मैं आपको ये टॉपिक्स, और वेल एक्सप्लेन करके आना, मार्क्स कट जाए तो फिर कहना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं तीसरा घाटा। कौन सा घाटा? तीसरा घाटा, प्राइमरी डेफिशिएट। पहला क्या था सर? रेवेन्यू डेफिशिएट, फिर फिजिकल डेफिशिएट, ये तीसरा प्राइमरी। ये छोटा घाटा होता है, होता छोटा नहीं है, होता बड़ा ही है भाई। जो आपका फिजिकल डेफिशिएट था ना अभी, जो अभी थोड़ा पहले निकाला, फिजिकल डेफिशिएट जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, उसी घाटे में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट हटा दें, इंटरेस्ट की पेमेंट हटा दें, ब्याज का भुगतान हटा दें, क्योंकि उसमें ब्याज का भुगतान शामिल है, मतलब सरकार उसमें ना मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो देखो, अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, आप फिजिकल डेफिशिएट के फॉर्मूले पे आ जाओ। मैंने क्या बताया, इसमें टोटल खर्चा होता है, रिवेन्यू और कैपिटल, कमाई भी दोनों होती है, बट जो टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू और कैपिटल है, आपको पता है रिवेन्यू खर्चों में मल्टीपल तरह के खर्चे करती है सरकार। सरकार लॉ ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडी, सैलरी देना और इंटरेस्ट का पेमेंट करना,
इंटरेस्ट के पेमेंट से कुछ नहीं होता भाई, इंटरेस्ट का पेमेंट तो एक नॉर्मल खर्चा है सरकार के लिए, या कोई प्रॉपर्टी एसेट तो बन नहीं रही, उधारी तो घट नहीं रही है उससे, इंटरेस्ट का पेमेंट इसमें आता है। यानी कि फिजिकल डेफिशिएट में सरकार टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस में इंटरेस्ट के पेमेंट को काउंट करती है, इसको काउंट करती है, वो खर्चा मान लेती है, ठीक है। बट जब प्राइमरी डेफिशिएट में आते हैं, जब हम प्राइमरी डेफिशिएट में आती है तो सरकार कहती है कि फिजिकल डेफिशिएट तो हमारा पहले हो ही रहा है, घाटा तो है ही, बस उसमें से ये इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, इसे हम मतलब इसे हम खर्चे का पार्ट नहीं मानते, हम इसे खर्चा नहीं मान रहे। सरकार से थोड़ी देर के लिए क्या नहीं मान रही है, खर्चा नहीं मान रही है, नहीं मान रही है, सरकार से खर्चा नहीं मान रही है। पहले खर्चा माना तो रेवेन्यू एक्सपेंस में जोड़ दिया, अभी सरकार खर्चा नहीं मान रही है, इसे घाटे से इसको हटा दे रही है, कहती है इसको हटाओ। डूबता लोग, अबे सीधी सी चीज है, जो आदमी डूब रहा है पहली बर्बाद है, वो ब्याज कहाँ भरेगा, यहाँ तो मूलधन चुकाए नहीं जा रहे हमसे, हम अब इंटरेस्ट कहाँ भर देंगे, ये सरकार इंटरेस्ट हटा देती है, तब हमारा जाता है प्राइमरी डेफिशिएट। तो प्राइमरी डेफिशिएट का सिंपल सा फॉर्मूला है फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, बस सिंपल सा है। अच्छा इसके भी इंप्लीकेशन है सर, अरे जो फिजिकल डेफिशिएट के इंप्लीकेशन थे उसके उसी के सेम डिट्टो कॉपी कर दो यार, यहाँ पर ये इसके भी वही है, बस यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो ये रीड कर लेना एक बार आप, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पर ब्याज नहीं भरना पड़ता, बस फिजिकल डेफिशिएट में ब्याज भरना पड़ता है, यहाँ नहीं भरना पड़ता, ठीक है ना। चलो इम्प्लीकेशन तो वही है, सब सेम है, सब सेम है, सब कुछ फिजिकल डेफिशिएट डिट्टो कॉपी, घाटा वही है, बस ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर लोड जो होता है ना इंटरेस्ट पेमेंट का, इंटरेस्ट पेमेंट भरना करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करिए, फिजिकल डेफिशिएट में तो ब्याज भरना पड़ता है, यहाँ पे वो भरना नहीं पड़ता। बाकी सारे जो हमने 5 बुलेट पॉइंट पढ़े थे ना इम्प्लीकेशन के, वो डिट्टो कॉपी कर देना यहाँ पर, ठीक है। चलो क्या सरकार सर इसका इम्प्लीकेशन आएगा, नहीं, वही फिजिकल डेफिशिएट का ही होता है, क्या आएगा फिजिकल डेफिशिएट, याद कर लो यार तुम सब, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट क्या होता है, जब आपकी कमाई और आपके खर्चे बराबर हो जाए तो उसको बैलेंस बजट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस बजट। यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसे बैलेंस बजट कहते हैं, कमाई और खर्चे क्या हो जाए, बराबर हो जाते तो उसे बैलेंस बजट कहा जाता है, ठीक है। बैलेंस बजट के फायदे भी हैं क्या सरकार, हाँ, देखो बैलेंस बजट के फायदे क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, क्या आती है, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। सर क्यों आती है, ना घाटा होगा, देखो कमाई खर्चे बराबर तो कोई घाटा हुआ, नो घाटा, मैं अपनी आम भाषा में लिखता हूँ नो घाटा, कोई घाटा नहीं हुआ, सब कुछ स्टेबल है इकोनॉमी में। दूसरा फायदा, देखो 1930 में बात कही गई कि इससे ना शॉर्ट कमिंग्स आती हैं, बैलेंस बजट से क्या आती हैं, शॉर्ट कमिंग्स आती हैं। बैलेंस बजट से शॉर्ट कमिंग आती है सर, मतलब अगर हमारी खर्चे और कमाई बराबर हो जाए तो शॉर्ट कमिंग आने लगती है, हाँ। तो क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे, हर चीज पहले नहीं बता सकते। दो फायदे, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ द बैलेंस बजट वाज द सेवरली क्रिटिसाइज, इट वाज देन द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग ऑफ बैलेंस बजट वर हाईलाइटेड। तो सर ये तो मेरिट से नहीं हुआ, तो आप एक ही मेरिट लिखना है इसका, इसका बैलेंस, इसका पहला तो ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, और सरकार ना इसमें वेस्टफुल कंजप्शन नहीं करती है, फालतू के खर्चे नहीं करती है इसमें, इसलिए खर्चे और कमाई बराबर रहते हैं। दो फायदे लिख देना, एक तो इकोनॉमी में फालतू खर्चे नहीं होते, और दूसरा इकोनॉमी स्टेबल रहती है ना, कोई घाटा वाटा नहीं होता। तो ये दो फायदे मेरिट्स में लिख देना, ये तो डिमेरिट्स का पार्ट है बट फिर भी डाल रखा है इसके अंदर, ठीक है। और उसको अब हम इसके डिमेरिट्स पढ़ते हैं। ये शॉर्ट कमिंग क्या होता है सर, डिमेरिट्स की बात करेंगे अब, ठीक है। पहले तो इसका शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या है, देखो हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वाट लगी पड़ी है, एजुकेशन की वाट लगी पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट जहां जहां फैला पड़ा है, तो इतना परिस्थिति बुरा हो रखा है देश के अंदर, क्या खर्चे कट कर दें हम, सब्सिडी रोक दें, लॉ डिफेंस पे खर्चा कर दे कम, लॉ डिफेंस पे करेंगे तो सामने वाले देश वाले हमारे पे चढ़ जाएंगे, आकर हमें मारने लग जाएंगे, दुश्मन देश जो है। हेल्थ पे कम कर दें, वैसे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की वाट लगी पड़ी, इतने लोगों को वैसे हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, और कम कर देंगे दिक्कत जाएगी। क्या स्कूलिंग व्यवस्था खत्म कर दे, सरकार इस पे खर्चा कम कर दे, लॉ ऑर्डर पे कर दे, डिफेंस पे कम खर्चा कम कर दे, या सब्सिडी देना बंद कर दे, क्या क्या करे सरकार, क्या बंद करे, तो जरूरी है ही। तो कहने का मतलब है खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, देश अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो घाटा तो होगा होगा, खर्चे कमाइयों से ज्यादा तो खर्चे हैं, क्योंकि देश बढ़ रहा है ना, अभी बहुत खर्चे लग रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सरकारी मजबूर है इस मामले में, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारा जो बेरोजगारी है वो एडी से लिंक है, एग्रीगेट डिमांड से बहुत लिंक है। देखो अगर सरकार अपने खर्चे कम कर देगी तो डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट से पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, फॉर्मूला याद है एडी का, एडी का फॉर्मूला है CIGX-M, ये फॉर्मूला है। तो गवर्नमेंट एक पार्ट है, सरकार अगर अपने खर्चे कम कर देगी तो देश के अंदर डिमांड गिर जाएगी और प्रोडक्शन एक्टिविटी गिर जाएगी और बेरोजगारी आ जाएगी देश के अंदर, क्या आ जाएगी, बेरोजगारी, ठीक है, क्या आ जाएगा देश के अंदर, इसमें बेरोजगारी आ जाएगी देश में, बेरोजगारी,
बेरोजगारी फैल जाएगी देखते ही देखते। ठीक है, अब देखो देखो हमारी इकोनॉमी को किक स्टार्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किक स्टार्ट की। समझ में नहीं आया किक स्टार्ट का मतलब? हमको कौन सी बाइक स्टार्ट करनी है? अरे भाई ये वो किक स्टार्ट नहीं है। इस देश में इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। किस चीज की? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इस देश में हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, हर जगह इन्वेस्टमेंट सरकार को ही करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज सरकार को करना है। प्राइवेट इतना कुछ नहीं है, या पर प्राइवेट इतना नहीं करेगा सपोर्ट सरकार को, तो सरकार को ही करना पड़ेगा। बिग पुश की जरूरत सरकार को ही करनी पड़ेगी। तो इस देश में सरकार को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार ही खर्चा करेगी। ठीक है, जब सरकार खर्चा करेगी, बात को समझना, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी तो देश का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो रोजगार मिलेगा। सरकार खर्चा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड का पार्ट है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा देश में, है ना? तो क्या, तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, आपको लगता है घाटा आएगा कि नहीं आएगा? सरकार, अगर सरकार खर्चे बढ़ाएगी तो कमाई कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे तो डेफिशिएट तो होगा। तो डेफिशिएट तो 100% होगा फिर तो। ये बैलेंस डेफिशिएट वाला फंडा तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि बैलेंस डेफिशिएट कैसे होगा? सरकार को इतने खर्चे खुद ही करने पड़ रहे हैं देश की इकोनॉमी के लिए, तो फिर कहां से हो सकता है? क्योंकि सारा किक स्टार्ट की, बिग पुश की जरूरत तो सरकार ही कर रही है। सरकार को पता है खर्चे होने ही होने हैं, तो हम रोक नहीं सकते डेफिशिएट, ये होके ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरत है इसकी। बैलेंस बजट क्या होता है? जब खर्चे और कमाई बराबर होते हैं। खर्चे कमाई बराबर तब होते हैं जब सरकार खर्चों में कटौती रखती है, बराबर होते हैं दोनों। और उसके देखो फायदे और नुकसान दोनों है। फायदे तो ये है कि इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, और हमने एक फायदा और क्या लिखवाया था उसमें बच्चों? एक तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगा बैलेंस बजट में। कहा गया, कहा गया, कहा गया, हाँ, एक तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगा और सरकार अपने अननेसेसरी खर्चे बंद कर देगी। अननेसेसरी, अननेसेसरी खर्चे बंद होने का मतलब समझते हो? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? सोशल, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा भाई। सब्सिडी रुक जाएगी, ओल्ड पेंशन रुक जाएंगी आप सबकी। तो ये एक दिक्कत होगी, दूसरी दिक्कत होगी स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी। एक जो सबसे बड़ी खामी निकल कर आएगी ना, वो होगी शॉर्ट कमी। सरकार के खर्चों से डिमांड गिरेगा, प्रोडक्टिविटी गिरेगी, जीडीपी गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, ये सब होगा। बैलेंस बजट के तो बहुत तगड़े नुकसान है। इससे बैलेंस बजट बिल्कुल सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। चलिए, अब अनबैलेंस बजट क्या होता है? देखो, अनबैलेंस का मतलब है या तो फायदा होगा या तो घाटा होगा। फायदा हो नहीं रहा घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है हमारे देश के अंदर। तो देखो, फायदा क्यों नहीं हो रहा? फायदा तब होगा जब आपके खर्चे आपकी टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएंगे। खर्चे, सॉरी, खर्चे कह रहा हूँ, जब आपका रिसिप्ट ये खर्चों से ज्यादा हो जाए। और रिसिप्ट है रिवेन्यू और कैपिटल। टैक्स की उतनी कलेक्शन हो नहीं रही, तो रिवेन्यू तो वैसे ही कम है, कैपिटल रिसिप्ट तो सरकार करेगी नहीं क्योंकि बची नहीं उतनी खास प्रॉपर्टी। खर्चे तो वैसे ही दबा के हो रखे हैं। तो इस वक्त ये सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं है। ये सिनेरियो अभी हमारी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अभी तो ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल, ये तो भी नहीं होने वाला, नॉट पॉसिबल। बट ये है, ये चल रहा है भाई। अभी इस वक्त खर्चे वैसे भी किससे ज्यादा हो रखे हैं? रेवेन्यू से। खर्चे हमारे वैसे ज्यादा रखे, कमाई कम है। खर्चे से ज्यादा मैंने आपको बताया, बिग पुश की बहुत जरूरत है, जिसमें हर चीज पे सरकार को खर्चा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल, हर फैसिलिटीज पे खर्चा करना है सरकार को, तो खर्चे ऑब्वियसली होने ही होने हैं। ठीक है, बात करते हैं सरप्लस बजट की। इसमें क्या होता है? सरकार के जो रिसिप्ट होते हैं वो खर्चों से क्या हो जाते हैं? ज्यादा। हमारी सरकार की कमाई हमारे खर्चों से क्या हो जाती है? ज्यादा, उसे कहते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, ठीक है। अब फायदे क्या है? देखो, अगर आपके यहाँ फायदा होगा, मतलब आपके यहाँ बजट वो होगा, तो एक महंगाई वगैरह नहीं आएगी आपकी इकोनॉमी में। मतलब इसके भी ना थोड़े बहुत याद कर लो कि अगर आप सरप्लस बजट होता है तो फायदा क्या होता है। पहला होता है बैटलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके इसके अंदर। ठीक है, और सरप्लस बजट प्रोडक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी। एडी इज लोअर एन अकाउंट ऑफ, देखो, अब एडी, सरकार इसमें ना एडी को क्या कर देती है? अपने खर्चों को कम कर देती है। खर्चा कम करेगी तभी तो फायदा होगा। देखो, इसमें क्या होगा? इसमें सरकार अपना रिवेन्यू बढ़ा सकती है। ठीक है, और अपने खर्चे क्या कर सकती है? कम। देखो, अगर आपको चाहिए, अगर आपको बैलेंस बजट, सॉरी, आपको अगर आप सरप्लस बजट चाहिए, सरप्लस बजट कब आएगा? सरप्लस बजट, सरप्लस बजट तब आएगा आपका जब टोटल
रिसिप्ट ज्यादा हो जाएगी टोटल एक्सपेंडिचर से। आपकी कमाई आपके खर्चे ज्यादा हो जाएगी। कमाई कब होगी? जब आपकी कलेक्शन ज्यादा होगी, रेवेन्यू। ठीक है, अब खर्चे आपको करने पड़ेंगे कम। ये तभी पॉसिबल है जब आप कमाई बढ़ाओ और खर्चे कम करो, तब आएगा सरप्लस बजट। कमाई बढ़ाओ और खर्चे कम करो। ठीक है, तो दो तरीके हैं। तो फायदा यही होगा कि आपके से महंगाई नहीं आएगा। ठीक है, महंगाई नहीं आएगी, ये एक फायदा है। ये आप एक फायदा लेके चल सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, एक फायदा और जोड़ देना। ठीक है, अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं? डिमेरिट्स तो मैंने बताया। अगर सरकार खर्चा कम करेगी, सरकार खर्चा कम करेगी तो इकोनॉमी में एडी कम होगा। एडी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, पूरा देश डूबने लगेगा। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, आप एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाओगे। सर ना बैलेंस अच्छा, ना सरप्लस अच्छा। अच्छा क्या है फिर इकोनॉमी के लिए? ये है ना डेफिशिएंट बजट, घाटा करवाओ। अगर घाटे में कैसे फायदा हो रहा है? देखो, जब आपके खर्चे आपकी कमाई से क्या हो, ज्यादा हो, तो घाटा ही होता है। देखो फायदे क्या है इस घाटे के? इस घाटे के बहुत फायदे हैं भाई। कभी कभी घाटे बहुत नुकसान करता है, फायदा करता है। ठीक है, देखो अभी की इंस्ट्रूमेंट है भारत के लिए, क्या ये की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन कह रहा हूँ। इन सब चीजों को सुधारेगा। अगर डाउन इकोनॉमी को कहते हैं, जो डाउन इकोनॉमी होती है ना उनको, है ना, जो डाउन इकोनॉमी है उनको सुधारने का तो भाई सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम ये एक ऐसा फेज होता है जहां पे, मतलब डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जहां पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो क्या होती है? लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? क्योंकि देश के अंदर डिमांड कम है। डिमांड कम है, और डिमांड कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगी। सरकार जब खर्चा बढ़ाएगी, मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज्यादा होता है। आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, और खर्चों में आपको पता ही है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों ही होते हैं। और सरकार है ना इसके लिए, खर्चा बढ़ाने के लिए। सरकार कह तो रही है हम हैं जिंदा, हम करेंगे खर्चे दबाकर, प्राइवेट भी करेंगे, हम तो बहुत ज्यादा करेंगे। सरकार खूब खर्चा करेगी। देखो सरकार खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो घाटा तो होना है, होना है। देखो हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में रही, जिसमें, अब डिप्रेशन का मतलब होता है जिस देश में इन्वेस्टमेंट कम है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि देश में डिमांड कम है। तो सरकार डिमांड बढ़ा तो रही है, खर्चा बढ़ा बढ़ा के डिमांड बढ़ा रही है सरकार। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली प्लांट आउटपुट इज मच लोअर। और देश में डिमांड कम होगी तो आउटपुट कम होगा, जिससे बेरोजगारी फैलेगी देश के अंदर। क्या फैलेगी? ठीक है ना, तो सरकार इन सब चीजों से अपनी इकोनॉमी को बचाती है। मैं बता रहा हूँ आपको मोटिव मोटिव क्या है सरकार का खर्चा करने का ज्यादा। देखो इन्वेस्टमेंट कम है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, बेरोजगारी ज्यादा है। ये सबको ठीक करने का एक तरीका है, सरकार खर्चा बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मार्केट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान सुनो। पहला, सरकार खर्चा बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ेगा, सरकार के खर्चे से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, अब आओ इधर देखो। देखो दो तरीके से है इस चीज को ठीक कैसे कर। डेफिशिएंट बजट रेज द लेवल ऑफ एडी इनटू वेज। कैसे? देखो सरकार क्या करती है, खर्चा बढ़ाती है। क्या करती है? खर्चे को बढ़ाती है। ठीक है, और ठीक है, और जनता भी खर्चे बढ़ाती है। यहाँ पे सरकार खर्चे बढ़ा रही है, जी फॉर गवर्नमेंट, और सी फॉर परिवार, और आई फॉर इन्वेस्टर। सब खर्चे बढ़ाते हैं। बात को समझना। एडी के देखो फैक्टर कितने हैं? एडी के फैक्टर हैं सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। इनको तो हटाओ, ये बाहरी लोग हैं, इनको हटाओ। सी आई जी पे फोकस करो। सी आई जी, सरकार कर ही रही है, परिवार करने लग गए, इन्वेस्टर करने लग जाएंगे। सरकार करेगी तो मार्केट में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी करने लग जाएंगे, साथ साथ सरकार को फॉलो करने लगेंगे। तो ये करेंगे तो देश एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, हाँ खर्चा बढ़ेगा, घाटा तो होना ही है। खर्चा बढ़ेगा तो घाटा तो होगा ही, कमाई कम होगी। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसके नुकसान देखो। घाटे के तो नुकसान आप जानते ही हो क्या होते हैं। जब देखो कई बार क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जबकि हमारे सारे लोग ना इंगेज रहते हैं, मतलब जितना रोजगार है वो इंगेज है, फिर भी डिमांड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि सब मिलकर डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके देश में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, सप्लाई आप बढ़ा नहीं पाओगे। सप्लाई आप बढ़ा नहीं पाओगे, डिमांड तो बढ़ा रहे हो, सप्लाई बढ़ नहीं रही आपसे। ठीक है, इससे एक बीच में गैप तैयार होगा, और वेज स्पायरल बनेगा। क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों से याद कर लेना। ये एक वेज स्पायरल बनेगा। क्या बनेगा? वेज स्पायरल, महंगाई ज्यादा। देखो महंगाई बढ़ेगी तो मजदूर सैलरी बढ़ाएंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। फैक्ट्री का मालिक सैलरी बढ़ाएगा, सैलरी बढ़ाएगा तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको सुनना, वेज स्पायरल कैसे काम करता है। ठीक है, क्या था हमारा? वेज प्राइस स्पायरल। ठीक है, वेज
प्राइस स्पाइरल, इसको समझना ये कैसे काम करता है। देखो ये मान लो ये कंपनी है, सपोज करो ये कंपनी है CO2, ठीक है, ये कंपनी है और ये दिहाड़ी मजदूर हैं सारे के सारे, ठीक है, ये क्या है, दिहाड़ी मजदूर है। ये कह रहे हैं, इनकी एक डिमांड है, कि सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? सैलरी बढ़ाओ, हमारी हमारी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई है, सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई है इकोनॉमी में। तो कंपनी कहेगी यार तेरी सैलरी बढ़ाएंगे तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम उनके दाम बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि खर्चा कवर करने के लिए दाम तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इसके क्या बढ़ा देंगे, ये इसके प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो कीमत बढ़ गई, इसके दाम बढ़ गए। अब अब ये जो प्रोडक्ट है ये जाएगा किसी शॉप पर, कहाँ जाएगा? शॉप पर, ये शॉप पे जाएगा, ठीक है। जो शॉप का मालिक है ये और महंगा कर देगा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट और खरीदने जाएगा ये, क्योंकि ये कस्टमर भी है। तो जब इसको वो प्रोडक्ट महंगा मिलेगा फिर ये कंपनी में आके चिल्लाएगा सर फिर महंगाई बढ़ गई, है ना, फिर महंगाई बढ़ गई, सैलरी बढ़ाओ हमारी, ठीक है। इसमें ये हो रहा है कि ये बार बार दुकान पे जाता है खरीदने, उसको प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। फिर ये कंपनी में आके कहता है हमारी तो फिर महंगाई बढ़ गई, प्रोडक्ट बहुत महंगे हो रहे हैं, सैलरी बढ़ाओ। फिर सैलरी बढ़ाएगी कंपनी, इस घाटे को भरने के लिए दाम बढ़ा देगी प्रोडक्ट्स के, क्योंकि भाई खर्चा रिकवर करना है, अगर सैलरी बढ़ाई तो खर्चा कवर करने के तो दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के, ताकि रेवेन्यू ज्यादा हो, और फिर दाम महंगा मिलेगा, फिर ये जाकर सैलरी बढ़वाएगा। तो एक स्पायरल बन जाएगा, ये इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पायरल। प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे होने से दिहाड़ी बढ़ जाती है, फिर दिहाड़ी बढ़ती है, फिर दाम बढ़ता है, फिर दिहाड़ी बढ़ती है, फिर दाम बढ़ता है, घूमते रहो इसी में, ऐसे चक्कर लगाते रहो। तो इसी को क्या कहते हैं? वेज प्राइस स्पायरल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर का हुआ एंड। क्या हुआ? एंड। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या है? बैलेंस, बैलेंस बजट, अनबैलेंस में सरप्लस, डेफिशिएट, फायदे नुकसान सब पढ़ लिया। और अब अब क्या सर, अब हुआ चैप्टर फिनिश। अब हम डालेंगे इसकी वन शॉट रिविजनरी वीडियो। देखो ये तो हमने पढ़ाया डिटेल में, डिटेल में मतलब जिसको एक बार अच्छे से समझना है, एक बार आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो। रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं, रिवीजन हम पूरी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो की करवाएंगे, एक एक चैप्टर डालेंगे। हमारी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के, अभी मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए। अब मैं कल कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर की एक वन शॉट एक रिकैपिंग में वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको मैं हाईलाइट करवाऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कमिंग एग्जामिनेशन, क्या याद करना है, कैसे याद करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर ये तो थी ही शानदार, अगली वाली भी बहुत शानदार होगी, जिसे हम 20 से 22 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।